हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 10 नवंबर 2025 की शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो आपको चाप की लंबाई बतानी है। आपको एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, आपको त्रिज्या दी है और आपसे चाप की लंबाई पूछी है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल रहता है, एरिया रहता है, वो क्या रहता है 1/2 एल इंटू आर। एल मतलब क्या रहता है चाप की लंबाई और आर मतलब क्या रहता है त्रिज्या। एरिया कितना दिया है आपको 154 बराबर 1/2। चाप की लंबाई एल आपसे पूछी है और रेडियस हमको कितनी दी है 14। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 से 154 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 22 7 154, यानी कि चाप की लंबाई आपकी कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर या 22, हाँ 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक विजेता को एक चुनाव में 56% वोट मिलते हैं, जबकि पराजित उम्मीदवार को 44% वोट मिलते हैं। दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना है 240। तो कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने वोट डाले गए होंगे, हमने मान ली 100% वोट डाले गए, यानी कि हमें इसको इसी 100% की वैल्यू बतानी है। देखिए, आपको पता है 12% विजेता को मिले 56%, और जो हारने वाला है उसको कितने मिले हैं वोट 44%, यानी कि इसको इससे कितने वोट कम मिले हैं 12%। ये 12% की वैल्यू ही आपको क्वेश्चन में कितनी दी है 240 दी है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिंपल है। देखिए कितना गुना है 20 गुना है, 12 का 240 कितना है 20 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20 गुना, यानी कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए होंगे 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक उम्मीदवार ने 300 में से 270 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो सिंपल है, कैसे निकालते हैं, जितने अंक प्राप्त, जैसे आप परसेंटेज निकालते थे ना अपनी जैसे आती थी, तो 270 अंक प्राप्त किए, टोटल कितना है 300, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 से 270 कितनी बार कटेगा 90 बार, यानी कितने परसेंट अंक प्राप्त किए आपने 90% अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 परीक्षणों का औसत कितना है 40 है। बाद में पता चलता है कि दो मान गलती से 50 की जगह 30 दर्ज किए गए, यानी कि आपको लिखना था 50 और 50, और आपने गलती से लिख कितना दिया है 30 और 30। तो आपसे कह रहा है तो सही औसत क्या है। देखो पहले हम शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए आपको लिखना था कितना 50, लेकिन आपने लिख कितना दिया 30, यानी कि 20 कम लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ही 50 लिखना था, लिखना आप लिख कितना दिया 30, यानी कि 20 यहाँ भी कम लिखा है, यानी कि टोटल आपने कितना लिखा है 40 कम लिखा है। तो 40 कम लिखा है, इस 40 को ही पूरे कितने परीक्षण थे 100, तो 100 में बराबर बांट देंगे तो हमारा एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाएगा 0.4, यानी कि पहले कितना था 40, तो अब एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा 40.4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा सही। अगर हमें इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करते हैं हम, बेसिक से क्या रहता है औसत निकालने का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो 100 परीक्षण है उनका औसत कितना है 40। अब हमें पता है हमने गलती से 30 लिख दिया, यानी कि 40 कम लिखा है, तो 40 में क्या करेंगे ऐड करेंगे हम, और बटे संख्या कितनी है 100, हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 40.4 आएगा। तो हमें क्या ये वाला मेथड फॉलो करना है, इससे जल्दी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है फिर 20% गिर जाती है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल राइजेज बाय 40% एंड देन फॉल्स बाय 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। पहले आपने एक वस्तु की कीमत 40% बढ़ाई, फिर 20% गिर गई, तो शुद्ध परिवर्तन बताना है, नेट चेंज बताना है। सिंपल क्वेश्चन हम बता देंगे। देखिए हमने मान लिया ओरिजिनल जो प्राइस है वो 100, अगर आप इसको 40% क्या करोगे बढ़ाओगे, तो 100 का 40% 40 ही रहता है, तो आप 40 बढ़ाओ कितनी हो जाएगी वस्तु की कीमत 140। और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने फिर इसकी कीमत 20% क्या है गिरा दी, तो 140 का 20% कितना होता है 28। अगर आप इसमें 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 112, यानी कि 100 की चीज थी और वो अब कितने की हो गई 112 की, यानी कि नेट चेंज आया वो कितना आया 12% इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम में दो सिग्नल पोल के ट्रांसवर्सल के साथ 75 डिग्री और 105 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो यह क्या क्या
ये पोल एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं? बिल्कुल हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए जब भी दो लाइंस पैरेलल हैं, देखिए जब भी दो लाइंस ऐसे पैरेलल हैं, एक सेकेंड, ये पैरेलल हैं, उनको कोई ये तीसरी लाइन काटे, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा कितने के रहते हैं? उनका सम 180 डिग्री रहता है। यानी कि इसका ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ए वाला और ए वाला, इनका सम हमेशा कितना रहेगा? 180 डिग्री। देखिए 75 और 105, इनका सम कितना है? 180 डिग्री। यानी कि दोनों लाइनें कैसी होंगी? समानांतर होंगी। अगर इनका सम 180 नहीं होता तो ये दोनों लाइनें फिर समानांतर नहीं होती। अगर इनका सम 180 है तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें हैं एक दूसरे क्या है? समांतर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 15 डेज। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम करें तो वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो हम कैसे करते हैं कि एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? हमें क्या मानना पड़ेगा? कुछ काम मानना पड़ेगा। तो कुल काम हम क्या मान लेते हैं? इन्हीं का एलसीएम मान लेते हैं। यानी कुल काम कितना आ गया? 30। यानी कि ये 10 दिन में करता है 30 काम, तो एक की क्षमता कितनी होगी? 3 की क्षमता से काम करता होगा, यानी कि प्रतिदिन 3 काम करता होगा। भाग दे देंगे इसमें, ये क्या निकल के आ रही है? हमारी एफिशिएंसी निकल के आ रही, क्षमता। ए 15 दिन में करता है तो ए प्रतिदिन कितना काम करता होगा? 2। हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। देखिए अब हमें दोनों से करवाना है काम, तो टोटल काम कितना करवाना है? 30, और दोनों से मिलके करवाएंगे तो दोनों की क्षमता 3 और 2 मिला के कितनी हो जाएगी? 5। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 5 से 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। यानी कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या पहले 20% घटाई, फिर 25% बढ़ाई। कर्मचारियों की संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताना है। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। हमने मान लिया ओरिजिनली कर्मचारी कंपनी में 100 कर्मचारी थे। अगर आप संख्या पहले 20% घटाओगे, 100 का 20% तो 20 ही रहता है, तो कितनी बचेगी कर्मचारियों की संख्या? 80 बचेगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है फिर आपने 25% क्या करी? इंक्रीज करी। तो 80 का 25% कितना रहता है? 20 रहता है। 80 का 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी कि 80 का अगर हम 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा? 20। यानी कि आप 20 बढ़ाओगे तो कर्मचारियों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी? बढ़ के फिर से 100 हो जाएगी। यानी कि पहले भी 100 थी और लास्ट में जो आपने चेंज किया उसके बाद भी 100। यानी कि कोई फर्क नहीं आया। यानी कर्मचारियों की संख्या कितनी बढ़ी? 0। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 30 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए पहले मैं आपको बताऊं डायरेक्ट तरीका कैसे करेंगे। देखिए शिक्षक के आने से औसत आयु कितनी बढ़ गई? 1 साल बढ़ गई। पहले औसत आयु कितनी थी? 15 साल। अब औसत आयु कितनी हो गई है? 16 साल। यानी कि पहले 30 छात्र थे, अब शिक्षक मिला के कितने हो गए हैं? टोटल 31 लोग हो गए हैं। यानी कि 31 छात्र हो गए हैं और प्रत्येक की आयु अब कितनी हो गई है? 15 से 16। यानी कि हर एक छात्र की कितनी आयु कितने साल बढ़ी? 1 साल बढ़ी। और टोटल 31 लोगों की यानी कितनी बड़ी होगी? 31 साल। यानी कि जो भी टीचर आया है वो अपने साथ कितनी आयु फालतू लेके आया है? एवरेज से 15 साल। यानी कि टीचर की आयु कितनी होगी? 31 + 15 यानी कि 46 साल। एक बार फिर बताता हूं मैं आपको कि 30 छात्र है, उनकी औसत आयु कितनी है? 15 साल। और फिर एक टीचर को शामिल किया, इससे औसत आयु कितनी हो गई? 16 साल। यानी कि हर एक का औसत 1-1 बढ़ गया। तो टोटल अब कितने लोग हो गए? 30 और एक शिक्षक 31, यानी कि 31 बढ़ गया होगा। यानी कि टीचर अपने साथ एवरेज से 31 आयु क्या लाया है? फालतू लाया है। तो यानी कि टोटल आयु जो टीचर की होगी वो कितनी होगी? 31 + 15 46 साल। अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करते हैं? देखिए 30 छात्र हैं और प्रत्येक की आयु कितनी है? 15-15 साल। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30 साल। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक टीचर शामिल किया, हमें नहीं पता टीचर की आयु कितनी, हमने x मान ली। ठीक है, एवरेज क्या रहता है? आंकड़ों का योग बटे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यानी कि अब लोग कितने हो गए? 31 हो गए। और अब आयु कितनी हो गई एवरेज निकल के? 16 साल हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 46 ईयर। यानी कि टीचर की आयु कितनी आ जाएगी? 46 ईयर। ठीक है, आपको डायरेक्ट तरीका याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नक्शा
1 सेंटीमीटर रेशियो 5 किलोमीटर स्केल से बनाया गया है। यदि नक्शे पर दूरी 7 सेंटीमीटर हो तो जमीन पर वास्तविक दूरी कितनी होगी। देखिए आपको दिया है एक नक्शे में जब आप 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर दूरी कितने के बराबर होगी, 5 किलोमीटर की दूरी के बराबर होगी। आपको बताना है कि नक्शे पर अगर आप 7 सेंटीमीटर चले तो वास्तविक दूरी कितनी चले। देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी किसके बराबर है, 5 किलोमीटर के। तो 7 सेंटीमीटर की दूरी कितने के बराबर होगी, 7 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणा 7 यानी कि 35 किलोमीटर के बराबर होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक क्या है, आयत है, जिसकी लंबाई आपको दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर और प्रिज्म की हाइट कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है प्रिज्म का कुल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस। बेस क्या है इसका, आयत। तो प्रिज्म का पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, लेटरल सरफेस एरिया रहता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो प्रिज्म का आधार क्या है, आयत है, और आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से हम निकालेंगे 10 और 13, 10 और 3 13 दूनी 26, यानी कि पेरीमीटर कितना आ गया 26 और हाइट कितनी दी है आपको 12। ये आ गया प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया। यानी कितना निकल के आया, 12 दूनी 24, 240 और 72, 312, 12 दूनी 24, 240, 72, 312, 312 तो आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, बेस एरिया। बेस क्या है, आयत। आयत क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 गुणा 3 यानी कि 30, यानी कि एरिया कितना आ गया 30, 2 गुणा 30 यानी कि टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल सतह का क्षेत्रफल 312 प्लस 60 यानी कि 372। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो आपको याद रखना है प्रिज्म जो रहता है, प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया रहता है वो क्या रहता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, प्रिज्म का बेस का परिमाप आधार का परिमाप गुणा हाइट। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपका, आयत है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 26 आ गया और हाइट कितनी दी हमको 12। तो यहाँ से हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिया। फिर उसके बाद प्लस क्या रहता है, बेस एरिया। बेस एरिया मतलब आयत, आयत का एरिया कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 372। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक किसान 0.5 मीटर त्रिज्या और 0.7 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार ड्रम का उपयोग करता है जो पानी से भरा होता है, अपने 50 गुणा 40 मीटर के एक आयताकार खेत की सिंचाई के लिए। यदि ड्रम का प्रत्येक एक चक्कर उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले आयताकार पट्टी पर पानी फैलाता है तो ड्रम को खाली करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए सिंपल है, आपको क्या करना है कि आपका एक खेत है कि उस खेत की आपको एरिया दिया है कितना है, 50 गुणा 40 यानी कि 50 गुणा 40 ये आपका इतना बड़ा खेत है। अब इस खेत की आपको सिंचाई करनी है, किससे कर रहे हो आप सिंचाई, उसकी बेलनाकार ड्रम से कर रहे हो सिंचाई। ये बेलनाकार हमारा क्या हो गया, ड्रम हो गया, इससे आप उस खेत की क्या कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो। तो आपसे पूछा है ऐसे कितनी ड्रम से पानी भर भर के डाले हम, इससे खेत हमारा पूरा सिंचाई हो जाए। ठीक है, तो हम जिसमें जो भी पानी भरा रहेगा वो इसमें किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना रहता है, 2 पाई आर और एच। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसको हम कितनी बार खाली करेंगे। हमने मान लिया इसको n बार हमको खाली करना पड़ेगा इसके पूरे खेत की सिंचाई करने के लिए। वैसे में वैल्यू यहां रख देंगे, तो 2 पाई आर एच इंटू हमको n चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 50 गुणा 40 बराबर 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.35, एच की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.7 इंटू आपको चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे n। बस इस n की वैल्यू हमको निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे 1 जीरो इधर आएगा। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। देखिए 7 से कितनी बार कट रहा है 35, 5 बार। और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है देखो 5 से कितनी बार कट रहा है 10 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है 10, 5 बार। और कुछ कट रहा है, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से कितनी बार कट रहा है 11 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है 20 बार। तो यहाँ कितना आ गया 20 पंचे 100। और ये 100 एक का इधर गुणा हो जाएगा तो 100 और एक 10 हो जाएगा तो 10 बराबर यहाँ कितना बचेगा 11 सत्ते 77 इंटू एन। इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा तो 1 कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 और 5 जीरो बटे 77। इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो हमारे आंसर क्या है और अप्रोक्स में दिए हुए हैं और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए इससे 77 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 77 एकम 77, कितना बचेगा 23। फिर हम एक जीरो लेंगे तो 77 से कितनी बार जाएगा 77 थी कितना होता है 231, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 बार भाग जाएगा। 77 दूनी कितना होता है, हम देखिए हमारा आंसर आ चुका है 1299, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता तो हमारा आंसर लगभग क्या 1300 के करीब आ जाता, लेकिन पूरा भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 231 क्या है 230, यानी कि आंसर जो है वो 1300 के लगभग आएगा, बिल्कुल 1300 के करीब। तो क्या आएगा 1299। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा भाग देके भी देख सकते हैं। ठीक है 77 दूनी कितना होता है 154, कितना बचेगा हमारा 76 बचेगा। हम फिर एक जीरो लगाएंगे, 77 से 9 बार भाग देंगे, 77 नंबर कितना होगा 697 हो जाएगा। देखिए आ गया 129, फिर एक बार और भाग देंगे 77 नंबर 697, तो यहाँ लगभग यानी कि कितनी बार आ रहा है भाग जा रहा है 1299 बार, यानी कि हमें कितने चक्कर लगा लेने पड़ेंगे लगभग 1299। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेलनाकार पात्र है जो ऊपर से खुला है, उसकी त्रिज्या आपको कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। इस पात्र को बनाने के लिए एक धातु की चादर का उपयोग किया गया है। यदि उपयोग की गई चादर का कुल क्षेत्रफल आपको दिया है 1320 मीटर, तो इस पात्र की ऊंचाई बतानी है। देखिए एक बेलनाकार पात्र है ये, ठीक है, ये बेलनाकार पात्र है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो आपको क्या बताना है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इसमें आपको ऊंचाई बतानी है। और आपको इसका क्या दिया हुआ है, इसमें जो आपकी चादर यूज हुई है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1320 मीटर। तो उसमें मैं आपसे पूछूं बताइए कितनी चादर यूज हुई है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए किससे बनाए, ऐसे बनाए, तो यहाँ लगी होगी चादर और यहाँ लगी होगी, इसको क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या रहता है 2 पाई r इंटू एच। साथ में यहाँ भी चादर लगी होगी, ये क्या है एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना रहता है प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि इतनी चादर लगी होगी। इसी चादर का एरिया आपको कितना दिया है 1320, बस यहाँ वैल्यू रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी रहती है 22/7 इंटू रेडियस आपको कितनी दी है 10, ठीक है, हाइट आपको निकालनी है प्लस पाई की वैल्यू फिर से 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 बराबर 1320। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले किससे 22 से कट रहा है, देखिए 22 यहाँ भी कट रहा है, 22 यहाँ भी कट रहा है, और 22 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, ठीक है, एक जीरो ले लिया 60 बार। अब क्या बचा, और कुछ कट रहा है, देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या 10 से कट रहा है, देखिए 10 से काट लेते हैं, 10 से यहाँ से कट जाएगा, 10 से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी कि हमारा यहाँ कितना बचेगा 2h/7 प्लस यहाँ कितना बचा 10/7, यहाँ कितना बचा 6। इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2h प्लस 10/7 बराबर कितना आ जाएगा 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2h प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 7×42, यानी कि 2h बराबर कितना आ गया 42 में से 10 जाएंगे 32, तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 16, यानी कि हमारी हाइट कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंदर अंकित किया गया है, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बतानी है।
देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जो एक वृत्त के अंदर अंकित किया गया है। जैसे एक वृत्त है, इसके अंदर आपने क्या बनाया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। ठीक है, ऐसे आपने कोई एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है। समबाहु त्रिभुज क्या रहता है, इसकी सभी भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। ये वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्या है, परिवृत्त है। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या रहती है वो कितनी रहती है, a/√3। देखिए जैसे मैंने मान लिया समबाहु त्रिभुज की, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, a और a है। समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या रहती है, ये से समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी रहती है, a/√3। अगर आपसे मैं कहूं अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी रहती है, तो a/2√3। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या रहती है और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या रहती है। अब आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। देखिए हमने भुजा क्या मानी है, a। समबाहु त्रिभुज की आपको क्या दी है, परिवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R की वैल्यू आपको कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। और ये R किसके बराबर रहता है, a/√3 के बराबर रहता है। ये मैंने अभी आपको बताया है परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से अगर मैं भुजा देखूं तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, 8√3 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपसे उसका एरिया भी पूछा है समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया रहता है वो कितना रहता है, √3/4 a², भुजा का स्क्वायर। अगर हम यहाँ वैल्यू रख देंगे √3/4, भुजा हमने कितनी निकाल ली, 8√3। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, और √3 का कितना आ जाएगा, 3। इसको सॉल्व कर देंगे, 16 से कितनी बार कट रहा है, ये 4 से 16 बार, यानी कि 16 थी 48, यानी कि एरिया कितना आ जाएगा, 48√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की त्रिज्या रहती है वो रहती है a/2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या रहती है वो रहती है a/√3। नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिया ऑप्शन में a + b 12 है, a × b कितना है, 16 है, तो a² + b² बताना है। तो ये सिंपल है, फॉर्मूला रहता है क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना रहता है, a² + b² + 2ab। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे, a + b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर a² + b²। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है +2। ab की वैल्यू हमको कितनी दी है, 16। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना जाएगा, 144 बराबर a² + b² + 16 दूनी कितना जाएगा, 32। तो 144, 32 इस साइड आ जाएगा बराबर a² + b²। 144 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 112, यानी कि a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई, 112। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था जो 10 नवंबर 2025 की शिफ्ट 1 में आया था। अब हम आगे की क्लास में शिफ्ट 2 10 नवंबर को जो हमारी सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले हम लगभग 15 क्लासें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस भी देख सकते हैं। इसमें मैंने इससे पहले की जो शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कराए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।